इस बार किट्टी पार्टी रेखा के यहाँ थी। सब आ चुकी थी। ड्राइंग रूम में सबको एक नया चेहरा नजर आया। सबने प्रश्नवाचक नजरों से रेखा को देखा। रेखा ने नए चेहरे का परिचय कराते हुए कहा, यह है दीपा, मंजू। ये तुम्हारी बिल्डिंग में तुम्हारे फ्लैट के ऊपर ही तो रहने आई है। मंजू ने कहा, हाँ, कोई शिफ्ट तो कर रहा था, पर तुम्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? इनके पति अनिल मेरे पति संदीप के कुलीग हैं, और अगर आप लोगों को कोई परेशानी ना हो तो ये भी हमारी किट्टी में शामिल हो रही हैं। सुमन ने कहा, अरे परेशानी कैसी, 10 से 11 हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। सब अपना अपना परिचय दीपा को देने लगी। सब बनारस की तुलसी धाम सोसाइटी ही रहती थी। दीपा ने अपने हंसमुख स्वभाव से सबको प्रभावित किया। वह काफी सुंदर और स्मार्ट थी। सब हमेशा की तरह एंजॉय कर रही थी। खाना पीना हुआ, गेम्स खेले गए, गप्पें हुई। फिर दीपा ने कहा, अगले हफ्ते आप सब मेरे यहाँ लंच पर आइएगा, तब तक घर पूरी तरह सेट हो जाएगा। सब ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार किया। छड़ी लेकर चलते हुए वह एक पैर पर काफी झकी तो सब हैरान रह गईं। मंजू ने पूछा, यह क्या? दीपा ने सरल हंसी बिखेर दी। अभी तक मैं बैठी हुई थी ना, आप लोगों को अंदाजा नहीं हुआ। मेरा एक पैर ठीक नहीं है? अनीता ने हैरानी से पूछा। पर हुआ क्या है? फिर बैठ जाइए, बताती हूं सब। सब बैठ गईं तो दीपा कहने लगी, मैं जब 3 महीने की थी तो मुझे तेज बुखार हुआ। मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए थे, घर पर बस नानी थी। नानी ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही से ओवरडोज होने के कारण मुझे इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया। इस पैर ने फिर कभी हरकत नहीं की। बहुत जगह दिखाया, लेकिन यह ठीक नहीं हुआ। मैंने किसी तरह बीए किया और बस फिर मेरा विवाह हो गया। सुमन ने पूछा, आपके विवाह में कोई समस्या नहीं हुई? मैं एक बार टेरन से अपनी बुआ के साथ कानपुर जा रही थी। उसी डब्बे में अनिल के मामा भी थे। वे मुझसे रास्ते में बातें करते रहे और बातों बातों में बुआ से मेरा पता भी ले लिया और हमारे घर पहुंचकर यह रिश्ता तय कर दिया। उन्हें मेरी जैसी ही लड़की की तलाश थी, क्योंकि अनिल का भी एक पैर पोलियो से प्रभावित है। यह तकलीफ उन्होंने भी सही है। बस हम जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे। हम और हमारा बेटा वीर, यही छोटा सा परिवार है हमारा। सब उसका मुंह देखती रह गईं तो दीपा मुस्कुराई। आप लोग तो सीरियस हो गईं, अब चलें? मंजू ने कहा, चलो साथ ही चलते हैं, एक जगह ही तो जाना है। सब अपने अपने घर चली गईं। पहले फ्लोर पर सुमन, उसके ऊपर वाले फ्लैट में मंजू और उसके ऊपर दीपा का फ्लैट था। सबका एक दूसरे से मिलना चलता रहता था। सुमन और मंजू तो दीपा और अनिल को देख हैरान रह जाती। दीपा और अनिल सामान्य और स्वस्थ लोगों से ज्यादा एक्टिव थे। अनिल इंजीनियर था, दोनों ड्राइविंग में एक्सपर्ट थे। सामान्य रूप से चलने फिरने में असमर्थ लोगों के लिए कारों में विशेष रूप से जो परिवर्तन किए जाते हैं, उनके कारण अनिल और दीपा को कार चलाने में काफी सुविधा रहती थी। सोसाइटी में लोग दोनों को जल्दी ही पहचान गए। एक तो दोनों के चलने का ढंग सामान्य नहीं था, दूसरे दोनों सबसे ज्यादा जिंदा दिल पति पत्नी थे। उनका 10 वर्षीय बेटा वीर सामान्य और एक्टिव बच्चा था। दीपा तो कार से ही बनारस से लखनऊ अपने मायके चली जाती थी। दोनों को लाइफस्टाइल देखकर सब दांतों तले उंगली दबा लेते थे। मंजू और सुमन पहले तो दीपा की तारीफ दिल खोलकर करती थीं, लेकिन अब दोनों के दिलों में सहानुभूति की जगह ईर्ष्या ने ले ली थी। दीपा हर समय अपने को व्यस्त रखती, कभी घर में ड्राइंग क्लास शुरू कर देती, कभी बच्चों को फ्लावर मेकिंग सिखाती, कभी टपरवेयर का काम करती, कभी किसी प्रसाधन कंपनी की एजेंसी ले लेती। उसे खुद भी नई नई चीजें सीखने का शौक था। कभी किसी ने उसे घर पर खाली बैठे आराम करते नहीं देखा था। अनिल अच्छे पद पर था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। मंजू अब अक्सर सुमन से कहने लगी, हमें तो टाइम नहीं मिलता कुछ करने का, और यहां तो विकलांग लोग सारा दिन घूमते फिरते हैं। सुमन भी हाँ में हाँ मिलाई। पता नहीं इसे क्या जरूरत है, सारा दिन छड़ी टकटक करते घूमने की। आदमी अच्छा भला कमाता है, पैर का यह हाल है, ये लोग आराम से नहीं बैठ सकते क्या? मंजू मुंह बनाती हुई बोली, कुदरत ने एक पैर खराब दिया तो ये हाल है, सोचो दोनों पैर से चलती तो क्या क्या करती। सुमन ने भी हंसकर गर्दन हिलाई। ईर्ष्या का अंधेरा नम्रता और प्रेम को अपने पास नहीं फटकने देता। दीपा के सामने सब उसके गुणों की प्रशंसा करती, लेकिन पीछे खूब बुराई होती जिसमें बस ईर्ष्या का ही रंग दिखता। इन सब बातों से बेखबर दीपा हर दिन कुछ करने की चाह में डूबी रहती। दीपा अपने घर अक्सर सहेलियों को बुलाकर अपने हाथ के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाती।
मंजू और सुमन जैसी सहेलियां माल उड़ाकर सामने वाह कर पीछे बुराई करती। जहां मंजू और सुमन जैसी ईर्ष्यालु सहेलियां थीं, तो वहीं अनिता, नीरा, रेखा जैसी भी थीं, जो अनिल और दीपा की जिंदा दिली की तारीफ करती। उनकी किसी भी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहती। लेकिन ऐसा मौका कभी नहीं आया था। अनिल और दीपा ने बस खुशियां ही सबके साथ बांटने का निश्चय कर लिया था। अपने दुख दर्द बस उनके ही थे, इसलिए लोग उनकी इज्जत भी करते थे। दीपा को यहां आए 1 साल हो गया था। सर्दियों के दिन थे, अंधेरा जल्दी होने लगा था। सुमन के पति विनोद किसी काम से शहर से बाहर थे। वह 8 वर्षीय बेटी श्वेता के साथ अकेली थी। इस बिल्डिंग के किसी फ्लैट के बेडरूम के बाहर की बालकनी में ग्रिल नहीं थी, खुली जगह थी और बराबर के पाइप के सहारे एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में जाना किसी चोर के लिए मुश्किल काम नहीं था। 3 फ्लोर की ही बिल्डिंग थी और उस दिन कोई चौकीदार भी नहीं था। रात 11 बजे के आसपास 2 चोर सुमन के बेडरूम की बालकनी में कूद गए। सर्दी के कारण आसपास सन्नाटा था। कहीं कहीं टीवी चलने की आवाजें आ रही थीं। श्वेता गहरी नींद में सोई हुई थी। बालकनी में आहट सी हुई तो पत्रिका पढ़ती हुई सुमन चौंकी और बेख्याली में ही बालकनी का दरवाजा खोलकर देखने लगी कि एक चोर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। दूसरे ने चाकू दिखाकर बच्ची को मारने का इशारा कर चुप रहने का संकेत दिया। पहला चोर उसके मुंह पर हाथ रखे रखे अंदर ले गया और सब रुपए जेवरात निकालने के लिए कहा। डर के मारे थर थर कांपती सुमन ने जल्दी जल्दी अपने पहने हुए सब गहने और पर्स से सब रुपए निकालकर उन्हें पकड़ा दिए। दूसरे चोर ने उसे बाथरूम में बंद करते हुए कहा, चुपचाप यहां बैठी रह, अगर आवाज निकाली तो लड़की को मार देंगे। बाथरूम की कुंडी बाहर से बंद करके दोनों चोर अंधेरे में पाइप से मंजू के फ्लैट की बालकनी में पहुंच गए और खिड़की की झुर्री से इंदर का जायजा लिया। मंजू की कोई संतान नहीं थी। उसका पति विपिन और वो ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। थोड़ी देर मेहनत के बाद चोरों ने दरवाजे की कुंडी खोल ली और फिर चाकू निकालकर ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गए। टीवी देख रहे पति पत्नी की गर्दन पर चाकू रख टीवी बंद करने के लिए कहा। विपिन और मंजू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। विपिन का हाथ जैसे ही मोबाइल फोन की तरफ बढ़ा, एक चोर ने फोन को एक लात मारी तो फोन दूर जा गिरा। चोर गुर्राया, ज्यादा होशियारी मत करना, जान से मार दूंगा। मंजू ने जैसे ही चिल्लाने के लिए मुंह खोला, चोर ने कसकर उसका गला दबाते हुए कहा, आवाज मत निकालना। दूसरा चोर अनिल के गले पर चाकू रखकर बोला, फटाफट रुपए गहने निकालो, जरा भी होशियारी नहीं। मंजू ने जो भी था सब निकालकर चोरों को दे दिया। चोरों ने अपने थैले से रस्सी निकालकर दोनों को अलग अलग कमरे में हाथ पैर मुंह बांधकर छोड़ दिया और बाहर से कुंडी लगा दी और फिर दीपा और अनिल के फ्लैट की तरफ बढ़ गए। पाइप से बालकनी में कूदकर खिड़की से चोरों ने झांका। दीपा छड़ी के सहारे चलती हुई किचन से आ रही थी। अनिल अपनी छड़ी के सहारे चलता हुआ लैपटॉप हाथ में लेकर बेडरूम की तरफ आ रहा था। चोर हंसे, ये तो बेचारे चल भी नहीं पा रहे, इनसे क्या डर, यहां तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, बड़ी आसानी से काम होगा। वीर अपने रूम में पड़ रहा था। चोरों ने निडर होकर दरवाजे की कुंडी एक झटके में तोड़ दी। पल भर में ही चोरों को देखकर अनिल और दीपा ने आंखों ही आंखें में एक दूसरे से पता नहीं क्या तय कर लिया। चोरों को पता ही नहीं चला। जैसे ही एक चोर ने अनिल के गले पर चाकू रखने की कोशिश की, अनिल ने अपनी छड़ी इतनी जोर से उस चोर की जांघ में मारी कि वह दर्द से चीख पड़ा। वीर चीख सुनकर भागा आया और वहां का दृश्य देखकर घबरा गया। इतने में दूसरे चोर को दीपा अपने ठीक पैर से जोर से लाते मार चुकी थी और अपनी छड़ी से दूसरे चोर के चाकू को दूर फेंक चुकी थी। दीपा चिल्लाई, वीर, दोनों चाकुओं को बाहर फेंक दो। दोनों चोरों को इस तरह से चोट लगी थी कि वे हिलडुल नहीं पा रहे थे। उसके बाद अनिल और दीपा ने अपनी छड़ी से चोरों को पीटते हुए कहा, वीर, सामने वालों को बुला लाओ। वीर भागकर सामने फ्लैट में रहे नमन परिवार को बुला लाया। वहां का दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। अनिल और दीपा ने चोरों को पूरी तरह से काबू में किया हुआ था। इस बीच नमन जी का बेटा पुलिस को फोन कर चुका था। बाकी पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे। चोरों को एक कोने में बैठा दिया गया। सब अनिल और दीपा की हिम्मत की प्रशंसा कर रहे थे। पुलिस आ गई। चोरों के थैले की तलाशी ली तो उन्होंने नीचे के फ्लैट की चोरी भी कबूल ली। हैरान होकर सब नीचे भागे, कुछ मंजू के फ्लैट की तरफ, कुछ सुमन के। दोनों का दरवाजा नहीं खुला तो कुछ लड़कों ने पाइप के सहारे बालकनी में उतरकर घर के दरवाजे खोले। मंजू और विपिन बंधे पड़े थे। सुमन बाथरूम से चिल्ला रही थी। श्वेता अभी सोई हुई ही थी।
उन तीनों को जब सारी घटना पता चली तो मंजू और सुमन शर्मिंदगी से घिर गए। दोनों अपनी आंखों से बहते शर्मिंदगी के आंसू पोंछने लगी। दोनों को ही लगा एक मीठा सा रिश्ता अभी अभी जुड़ा है दीपा से। बहते आंसू ईर्ष्या को बहाते रहे।